चलिए, तो अभी हम डिस्कशन करेंगे एक और टॉपिक के बारे में जिसका नाम है रैशनल यूज़ ऑफ मेडिसिन्स। ये टॉपिक भी बहुत इंपॉर्टेंट है और ये टॉपिक आपको एग्जाम में भी पूछे जाते हैं, शॉर्ट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इसके ऊपर काफ़ी सारे वाइवा क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। तो आप समझ लीजिए क्या है ये रैशनल यूज़ ऑफ मेडिसिन। अभी WHO ने पूरा डिफाइन किया है कि रैशनल यूज़ ऑफ मेडिसिन क्या है। बेसिकली क्या है, कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। अभी तक जैसे मैं आपको समझा दूं कि क्या होता है कि जो प्रिस्क्राइबर्स होते हैं, जो प्रिस्क्राइबर्स प्रिस्क्राइब करते हैं दवा, तो वो जो प्रिस्क्राइबर्स हैं उनके लिए ये चीज़ है कि आ, आपको रैशनली प्रिस्क्राइब करना है। ये चीज़ एक कहावत है कि आप रैशनली दवा प्रिस्क्राइब कीजिए। रैशनली मीन्स कि ज़रूरत के हिसाब से, फैशनली मत प्रिस्क्राइब कीजिए, ठीक है। जो फैशन में आके ये ट्रेंड चल रहा है इसीलिए, तो ऐसा प्रिस्क्राइब करने का ज़रूरत नहीं है। तो आपको रैशनली दवा प्रिस्क्राइब करनी है ज़रूरत के हिसाब से। क्या है रैशनलिटी? मीन्स आपको देना है जब पेशेंट को ज़रूरत हो, एक्चुअली उसकी क्लिनिकल नीड के हिसाब से, और आपको प्रॉपर उसके पीरियड ऑफ टाइम के लिए देना है, एडिक्वेट टाइम पीरियड के लिए देना है। कॉस्ट को भी आपको ध्यान में रखना है कि जिससे वो कम्युनिटी कॉस्ट को अफोर्ड कर सके। तो यही है रैशनल प्रिस्क्राइबिंग की यूज़ ऑफ मेडिसिन कि जो पेशेंट रिसीव करता है वो एक तो क्लिनिकल नीड के हिसाब से हो, प्रॉपर डोज में हो, क्योंकि डोज इंडिविजुअलाइज करना पड़ता है, किसी में ज़्यादा डोज की ज़रूरत होती है, किसी में कम की ज़रूरत होती है। प्रॉपर टाइम के लिए हो और कॉस्ट उतनी हो कि वो कम्युनिटी वो उसको अफोर्ड कर पाए। तो आपको ये चीज़ें देख के मेडिसिन प्रिस्क्राइब करनी होती है। इसे बोलते हैं हम लोग रैशनल प्रिस्क्राइबिंग। तो रैशनल प्रिस्क्राइबिंग को अगर हम अलग अलग सेक्शंस में डिवाइड करेंगे तो कौन कौन से एस्पेक्ट्स होंगे। एक तो जैसे हमने बात की कि अप्रोप्रिएट इंडिकेशन, अगर उसमें इंडिकेशन है तभी आप प्रिस्क्राइब करो। जैसे फॉर एन एग्जांपल, कई बार वाइटामिन्स का इरेशनल यूज़ होता है। मीन्स क्या होता है कि डॉक्टर्स ज़रूरत नहीं होती तो भी उसको वाइटामिन्स पकड़ा देते हैं। तो ऐसा नहीं, उसको अगर वाइटामिन्स की ज़रूरत है, B12 का डेफिशिएंसी है, तभी आप B12 दो, अदरवाइज देने का ज़रूरत नहीं। ड्रग को पसंद करने से पहले आपको ये चीज़ ध्यान में रख के ड्रग पसंद करना है कि कितना इफेक्टिव है। क्योंकि एक क्लास में, एक कैटेगरी में 4 5 10 15 अलग अलग ड्रग आती है, तो इसमें से आप कैसे पसंद करोगे? तो कौन सी ड्रग ज़्यादा एफिकेशियस है, टॉलरेबिलिटी कितना है उसका, सेफ्टी कितना है, सूटेबिलिटी मीन्स कि कोई पीडियाट्रिक पेशेंट है तो उसके लिए एक सिरप फॉर्मुलेशन आएगा, एडल्ट के लिए ये आएगा, इमरजेंसी के लिए पेरेंटल फॉर्म आएगा। तो इंडिविजुअलाइज सूटेबिलिटी के हिसाब से आप फॉर्म पसंद करो। प्रॉपर डोज में दो, रूट आपको प्रॉपर इंडिकेशन के हिसाब से चूज करना है और ड्यूरेशन चूज करना है। अप्रोप्रिएट पेशेंट में, क्योंकि हर एक पेशेंट अलग अलग है, उसके साथ और कोमॉर्बिडिटी भी एसोसिएटेड है कि नहीं, तो वो देख के आप अप्रोप्रिएट पेशेंट में दो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, करेक्ट डिस्पेंसिंग विथ अप्रोप्रिएट इंस्ट्रक्शंस। कई बार क्या होता है, जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि अस्थमा वाला पेशेंट है, उसको आपने एक पंप प्रिस्क्राइब कर दिया, ठीक है, वो आप देखते हैं, उसको हम बोलते हैं मीटर डोज इनहेलर। अभी डॉक्टर तो प्रिस्क्राइब कर देता है, लेकिन डॉक्टर ये नहीं बताता कि उसका यूज़ कैसे करना है। तो पेशेंट को पता ही नहीं चलेगा और उससे ये इनअप्रोप्रिएट यूज़ करेगा और उससे इफेक्ट नहीं आएगा। तो उससे बोलते हैं कि अप्रोप्रिएट इंस्ट्रक्शंस दो, कि कोई फॉर्मुलेशन आपने ऐसा प्रिस्क्राइब किया है तो आप प्रॉपर इंस्ट्रक्शंस भी दो। और आप देखो कि पेशेंट वो ले रहा है, मेडिसिन ले रहा है, नहीं ले रहा है, उसका कंप्लायंस क्या है, तो मॉनिटर और फॉलो अप भी करो। तो रैशनल प्रिस्क्राइबिंग की ये डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं। कि ये इरेशनलिटी क्या होती है प्रिस्क्राइबिंग में, कि जैसे हमने बात की कि कई बार दवा की ज़रूरत नहीं होती तो भी प्रिस्क्राइब की जाती है। स्पेशली वाइटामिन से टोनिक्स, उसको दवा के साथ ज़रूरत नहीं होने पे भी प्रिस्क्राइब किया जाता है। कई बार ऐसी ड्रग्स यूज़ की जाती है जो डायग्नोसिस से कुछ रिलेटेड ही नहीं है। फिर रॉन्ग ड्रग यूज़ करते हैं आप, कि जैसे फॉर एन एग्जांपल अलग अलग टाइप के बैक्टीरियाज होते हैं। जैसे मेजरली मैं बात करूँ अभी, प्राइमरी तो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होते हैं, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होते हैं। तो अभी पॉजिटिव को बैक्टीरिया का इन्फेक्शन है, तो उसको ट्रीट करने के लिए आप ऐसी दवाई दोगे कि जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया को मारती है, तो वो एक रॉन्ग ड्रग चूज हुआ। तो इस टाइप का जो है उसे भी इरेशनलिटी ही बोलते हैं। ऐसी दवाइयाँ प्रिस्क्राइब करना कि जो इनफेक्टिव हो या फिर उसकी एफिकेसी के बारे में हमें पता नहीं है, लेकिन ट्रेंड में है, सब लोग दे रहे हैं तो हम भी दे रहे हैं, तो इसे भी हम लोग इरेशनल प्रिस्क्राइबिंग ही बोलेंगे। दूसरा, आप इनकरेक्ट रूट पसंद कर रहे हो, प्रॉपर रूट से नहीं दे रहे हो, डोज बराबर नहीं है, ड्यूरेशन बराबर नहीं है,
कॉम्बिनेशंस का आप अननेसेसरी और अपने हिसाब से यूज़ कर रहे हो, जहाँ पे ज़रूरत नहीं है वहाँ पे भी आप कॉम्बाइंड ड्रग्स यूज़ कर रहे हो, जैसे हमने एफडीसी के बारे में पढ़ा था। और चीपर ड्रग्स अवेलेबल होने के बाद भी आप एक्सपेंसिव मेडिसिन अपने फ़ायदे के लिए यूज़ कर रहे हो। तो ये सब जो होता है इसे हम इरेशनल प्रिस्क्राइबिंग बोलते हैं। क्या होता है इरेशनल प्रिस्क्राइबिंग करने से होगा क्या? तो बहुत सारी चीज़ों पे असर पड़ेगा। जैसे पहली बात, अगर अगर आपने रॉन्ग ड्रग चूज़ किया या कोई भी फॉल्ट हुआ आपके प्रिस्क्राइबिंग में, तो पहली चीज़ कि पेशेंट को रिलीफ ही नहीं होगा या फिर क्योर नहीं होगा या फिर डिले होगा उसको सिम्टम्स रिलीविंग में। चांसेस साइड इफ़ेक्ट्स के या एडवर्स ड्रग रिएक्शंस के बहुत बढ़ जाएंगे। अगर हॉस्पिटलाइजेशन हुआ हो तो वो भी बढ़ जाएगा। उससे क्या होगा कि बेचारे पेशेंट्स का प्रोडक्टिव डेज कम हो जाएगा, वो जॉब पे नहीं जा पाएगा, वहाँ से उसका अर्निंग कम होगा। मोर्टालिटी, सफरिंग एंड इवन डेथ का भी चांसेस बढ़ेगा। एंटीबायोटिक के केस में रेजिस्टेंस डेवलप होगा, जैसे हमने बात की, फिर वो एंटीबायोटिक असर नहीं करेगी तो अब आपको नई एंटीबायोटिक की तरफ जाना पड़ेगा। पेशेंट को और कम्युनिटी को फाइनेंशियल लॉस होगा ज़्यादा महंगी दवाइयाँ प्रिस्क्राइब करने से। इवेंचुअली इसकी असर डॉक्टर पे ही आएगी कि पेशेंट का कॉन्फिडेंस लूज होगा, उसकी प्रैक्टिस पे अफेक्ट होगा और कम्युनिटी का हेल्थ स्टैंडर्ड भी लो होगा। तो हमें इसको इम्प्रूव कैसे करें, हाउ वी कैन इम्प्रूव दिस इरेशनैलिटीज इन प्रिस्क्राइबिंग? तो हमें स्टेप वाइज अप्रोच में जाना पड़ेगा। स्टेप वाइज अप्रोच क्या है कि आप स्टेप वाइज डिसाइड कीजिए क्या है। सबसे पहले डायग्नोसिस एस्टैब्लिश करिए। तो एक बार आपको डायग्नोसिस पे पहुंचना बहुत ज़रूरी है। एटलीस्ट डायग्नोसिस पे ना पहुंच पाए तो एक प्रोविजनल डायग्नोसिस पे तो पहुंचना ज़रूरी है कि ये 2-3 कंडीशंस हो सकती है। फिर आप एक थेरापेटिक प्रॉब्लम डिफाइन करें कि भाई प्रॉब्लम यहाँ पे क्या है, या पेन है, इन्फेक्शन है, और वो प्रॉब्लम को आपको गोल क्या है कि गोल वो पेन है तो आपको पेन कम करना है, पेशेंट को सिम्टोमेटिक रिलीफ देनी है, या एक्चुअल पेशेंट्स का कॉज ढूंढ के उसको क्योर करना है, या फिर से ना हो वो करना है, या उसको प्रिवेंट करना है। तो आप अपना एक गोल डिसाइड कीजिए कि आपको करना क्या है। फिर उसके हिसाब से आप एक ड्रग क्लास पसंद कीजिए, क्योंकि ड्रग्स जो होते हैं हम लोग जो पढ़ेंगे अलग अलग क्लास में, ग्रुप्स में होते हैं, और वो ग्रुप में फिर बहुत सारी दवाइयाँ होती है। तो आप पहले वो ग्रुप पसंद कीजिए, वो क्लास पसंद कीजिए कि कौन वो इफेक्टिव है अपने थेरापेटिक गोल के हिसाब से। फिर आप आगे बढ़ के एक इंडिविजुअल ड्रग पसंद कीजिए। कौन कौन से बेसिस पे कि बाकी सारी ड्रग है उसकी कंपेरिजन में उसकी एफिकेसी, सेफ्टी, उसके फॉर्मुलेशंस अवेलेबल है, सूटेबिलिटी एंड कॉस्ट। तो ये इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट के ऊपर से आप इंडिविजुअल ड्रग पसंद कीजिए। तो ऐसा स्टेप वाइज अप्रोच होता है, जिससे क्या होता है कि इरेशनैलिटी के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। फिर जो बेसिक चीज़ें हैं, जैसे रूट डिसाइड किया, इंडिविजुअलाइज किया, डोज, ड्यूरेशन, पेशेंट की कंडीशंस के हिसाब से आप चूज़ कीजिए। पेशेंट्स को प्रॉपर इंफॉर्मेशन दीजिए, इंस्ट्रक्शंस दीजिए कैसे ये यूज़ करना है। फॉलोअप लीजिए पेशेंट्स का कि पेशेंट्स वो दवाइयाँ लेते हैं कि नहीं। ठीक है। फिर आप स्पेशली जो क्रोनिक कंडीशंस होते हैं उसमें आप मॉनिटरिंग कर सकते हैं कि अपना थेरापेटिक गोल अचीव हुआ कि नहीं, जैसे बीपी कम हुआ, अल्सर हील हुआ, डायबिटीज़ कंट्रोल में है कि नहीं। तो ये सब चीज़ आप देखिए। अगर आपको लगता है कि इससे रिस्पॉन्स नहीं हो रहा है या पेशेंट रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है आपके टारगेट के हिसाब से, तो देन यू कैन मॉडिफाई द थेरापी अकॉर्डिंग टू योर नीड्स। और कोई भी एडवर्स ड्रग रिएक्शंस या साइड इफेक्ट्स हो तो उसे आप मॉनिटर करके उसके लिए आप आगे बढ़ सकते हैं। तो रेशनल प्रिस्क्राइबिंग जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, और उसके लिए आपको बेनिफिट और एडवर्स ड्रग रिएक्शंस दोनों को इक्वल रख के ही आगे बढ़ना पड़ेगा। ठीक है। सो रेशनल प्रिस्क्राइबिंग से क्या होगा कि ये जो साइड इफेक्ट्स का खतरा भी कम होगा, रेजिस्टेंस का चांसेस भी कम होगा, और क्योर के चांसेस या पेशेंट्स रिलीफ के चांसेस भी बढ़ जाएंगे। तो इसीलिए हमें रैशनल प्रिस्क्राइबिंग में सब कुछ बैलेंस में रख के चलना बहुत ज़रूरी होता है। अभी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है एक्सपायरी डेट। एक्सपायरी डेट हमें पता ही है कि हर एक जो लेबल होता है उसके ऊपर जो मैन्युफैक्चरर्स होते हैं उन्होंने लिखी होती है एक्सपायरी डेट। तो जो मैन्युफैक्चरिंग डेट है और एक्सपायरी डेट है, दोनों के बीच का जो टाइम है, जो मैन्युफैक्चरिंग डेट और एक्सपायरी डेट दोनों के बीच का जो टाइम है, उस टाइम को हम लोग बोलते हैं शेल्फ लाइफ। मीन्स उतनी ही लाइफ रहती है जब भी मैन्युफैक्चर हुई और एक्सपायरी हुई, तो उसे हम लोग शेल्फ लाइफ बोलते हैं। एक्सपायरी डेट के बाद जैसे हमें पता है कि कोई भी दवा या मेडिसिन हमें यूज़ नहीं करनी चाहिए। ठीक है। क्योंकि क्या होता है कि कई कबार चांसेस होते हैं कि दवा का इफेक्ट ना आए, या फिर उससे कुछ ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स आ जाए, या उससे कुछ ज़्यादा एडवर्स रिएक्शंस आ जाए, या फिर इंटरेक्शंस हो। तो ऐसा एक एग्जाम्पल है
फैंकोनी सिंड्रोम, ये बहुत एग्जाम्पल एस्टैब्लिश्ड है कि टेट्रासाइक्लिन ग्रुप की एक एंटीबायोटिक दवाइयाँ हैं। अगर ये टेट्रासाइक्लिन ग्रुप के एंटीबायोटिक दवाइयाँ आपने एक्सपायरी डेट के बाद यूज़ की तो उससे क्या होगा कि बहुत सारा किडनी डैमेज होता है, और बहुत सारा किडनी डैमेज होने 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 के कारण पेशेंट्स एक्यूट रीनल फेलियर में भी कई बार चला जाता है, और इसे हम बोलते हैं फैंकोनी सिंड्रोम। तो ऐसा एक आपको एग्जाम में पूछ सकते हैं कि क्या है फैंकोनी सिंड्रोम, या फिर शेल्फ लाइफ का इंपॉर्टेंस बताइए, तो आप ऐसा एक इंपॉर्टेंस बता सकते हो कि आउटडेटेड टेट्रासाइक्लिन यूज़ करने से ऐसी चीज़ होती है, किडनी डैमेज होता है, जिसे हम फैंकोनी सिंड्रोम बोलते हैं। तो होपफुली आपको समझ में आ गया होगा ये रैशनल प्रिस्क्राइबिंग और एक्सपायरी डेट का सेशन।